नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश की रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव आज अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा। इस दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया। जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब गरीब से गरीब व्यक्ति की जन्मदिन मनाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने अपने स्वागत सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए नौजवानों से आह्वान किया है कि मुझे विश्वास है कि आप प्रदेश में परिवर्तन करके दिखाएंगे। प्रदेश का युवा परिवर्तन की राजनीति में कामयाब होंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मायावती ने आवाज उठाई है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी से किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी की किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए पीएम अपने भड़काऊ नेताओं पर रोक लगाए। किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने कहा है कि पीएम की घोषणा के बावजूद भाजपा नेता भड़काऊ बयानों से लोगों में संदेह पैदा कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसानों की अन्य मांगों को भी मानकर समाधान की जरूरत है, जिससे आंदोलन कर रहे किसान अपने घर जा सकें। मुख्तार के करीबी सुरेश की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस ने सुरेश सिंह की 1,80,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। मुख्तार के करीबी ने अपनी पत्नी और भाभी के नाम पर संपत्ति ली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क की गई। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आए जेपी नड्डा 23 नवंबर को रात 11:15 पर कानपुर के किदवई नगर पहुंचने के बाद वो बाबा रामदेव गुरुद्वारा में पूजा अर्चना करेंगे और वो कानपुर से जूही साकेत नगर में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे से वो रेलवे ग्राउंड निराला नगर कानपुर से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 24 और 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सबिता कोविंद के साथ कानपुर दौरे पर रहेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। उनके कार्यक्रमों को लेकर 10 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। महामहिम 24 नवंबर को चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद वे मेहरबान सिंह का पूर्वा हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। अगले दिन वे हरकोट बदलकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी आह्वानी में शामिल हो सकते हैं। उनके हेलीकॉप्टर के लिए एक हेलीपैड तैयार कराया जा रहा। वहीं रविवार को डीएम विशाख जी के मेहरबान सिंह का पूर्वा पहुंचकर हेलीपैड का निरीक्षण किया। यूपी के किसानों पर योगी सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। बाढ़ और बारिश के प्रभावित किसानों को पिछले 3 साल से सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने साल 2020-21 के नुकसान झेल रहे 8,57,937 किसानों के लिए 415 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए, जिनमें से अभी तक 301 करोड़ 54 लाख रुपए किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि साल भर का आंदोलन चंद घंटों में खत्म होने वाला नहीं है। जब प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानून रद्द की जानकारी किसानों को लिखित में नहीं देते, आंदोलन चलता रहेगा। नरेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में 450 क्विंटल का रेट कहा था, लेकिन 350 रुपए पहुंचा है, इसीलिए किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर हुए आंदोलन में किसानों को अपशब्द बोले गए, लेकिन फिर भी किसान चुप रहा। कहा कि अब किसान चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के संगठन और संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एमएसपी समेत 6 बड़ी मांगे की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पत्र में एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून सहित किसान आंदोलन की लंबित मांगों को उठाया है। किसानों ने पत्र में लिखा है कि देश में करोड़ों किसान ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र का नाम अपना संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड वार्ता के बाद अपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। सभी हमारे पंचायतों के
सभी पदाधिकारी बंधु, ग्राम प्रधान बंधु, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अब कोई नाम छूट तो नहीं है? अगर किसी का नाम छूट जाता है तो क्या होता है, सब बाद में बोलते हैं कि उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं वैसे बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन एक मंडल का कार्यक्रम हो और इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, पंचायतों के बारे में एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं अभी भी गांव में रहता हूं। अब मुख्यमंत्री होने के नाते, मुख्य सेवक होने के नाते यहां सरकारी आवास में रह रहा हूं, लेकिन मेरा जो घर है वो अभी भी ग्राम सभा नगरातराई में है। और वो ग्राम सभा हिंदुस्तान की अंतिम ग्राम सभा, 70 विधानसभा क्षेत्र खटीमा का नगरातराई गांव, वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। 2 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है गांव से। आप में से कुछ लोग वहां आए भी होंगे, सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार का वहां का वातावरण है, मैं भली भांति जानता हूं। पंचायतें हमारे नींव के पत्थर के समान है, और निश्चित रूप से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बनने के बाद लगातार ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम हो रहा है, लगातार उनको सुदृढ़ बनाने का काम हो रहा है। लगातार अगर हम धनावंतन की बात करें तो 14वें वित्त के बाद लगातार तेजी से उनको एक तरह से सशक्त पंचायत बनाने का, और सही कहें तो ग्राम राज लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि उनकी सोच है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए। इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी कथन था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। यदि गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी गांवों के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप सबके बीच में से हमारे भास्कर समोदी में, जो ग्राम प्रधान संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी यहां पर मांगे रखी हैं। मैं सभी मांगों पर जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो, जिनका समाधान निकल सकता है उनका हम समाधान निकालें। पिछले दिनों हमने तय किया कि हमारे जितने भी ग्राम प्रधानगण हैं, आप सब लोगों के बीच में से आप सबकी जो है मानदेय बढ़ना चाहिए। तो देहरादून से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे, जहां सीएम धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ग्राम के विकास की बात कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह की लंबी उम्र की भी कामना की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह को बर्थडे विश किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। त्योहार बीतने के साथ ही कानपुर में खतरनाक कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। 18 दिन बाद रविवार को 4 केस आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। चिंता वाली बात यह है कि सभी में वायरस लोड बढ़ा दिया है।
संक्रमितों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। उन्हें हर हाल में कमरे तक सीमित रहने के निर्देश दिए गए। कानपुर में 3 नवंबर को कोरोना का एक केस आया था। इसके बाद कोई संक्रमित नहीं आ रहा था। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार नए केस जो कि मंधना, मेरपुर, कैंट, काकादेव और गोविंद नगर से रिपोर्ट किए गए हैं और सभी में लक्षण भी है। इसी के साथ शहर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 82,638 हो गई है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मजबूत कर दिया। साथ ही BSL-2 की 15 जिलों में प्रयोगशाला का लोकार्पण भी किया गया। अब कोरोना के साथ साथ कई और भी जांचें हो पाएगी। गाजियाबाद में प्रदूषण से जंग के मामले में अब दमकल विभाग भी एंट्री कर दिया है। दमकल विभाग की गाड़ियां गाजियाबाद के सबसे प्रदूषित इलाकों में छिड़काव करेगी। दरअसल प्रदूषण के चलते पेड़ों पर धूल जमा हो जाती है, जिसके चलते ऑक्सीजन बनाने में दिक्कत आती है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में देवर ने भाभी और भतीजे को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। वहीं वारदात में गंभीर रूप से घायल एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी देवर की तलाश में जुट गई है। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में चोरों ने हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हमीरपुर हाईवे पर स्थित बबीना स्टैंड पर चोरों ने 3 दुकानों में ताला और टीन के चद्दर काटकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों से मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई, जिससे कि लाखों की दवाएं जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस बल मौके के पास पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के रौजा थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर के घर में छापेमारी की गई। मौके से भारी मात्रा में नशीली टेबलेट इंजेक्शन के साथ प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की गई। इसके साथ ही न्यू चर्च कॉलोनी स्थित मेडिकल मालिक के घर में भी नशीली प्रतिबंधित दवाई पाई गई। झांसी के बबीना ललितपुर हाईवे पर डंपर और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। लड़की की शादी समारोह से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से 25 लोग सवार थे। वहीं 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाकी गंभीर लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में गोकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 गोकश फरार हो गए। वहीं गोतस्करों से एक बाइक और एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। बरेली से खबर है, जहां सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रामगंगा रोड पर मार्बल की दुकान में युवक ने फांसी लगा ली। परिजनों का आरोप है कि पिछले 1 साल से मार्बल व्यापारी ने सैलरी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते व्यापारी युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के पाइपलाइन मार्ग पर तेज रफ्तार मिट्टी के डंपर में बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि किसान की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए डंपर को आग के हवाले कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आनंद गिरी ने मई 2021 में नरेंद्र गिरी को फोन पर धमकी दी थी कि उसके पास ऐसा वीडियो है जिसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। धमकी के बाद से ही नरेंद्र गिरी इतना परेशान हो गए थे कि वो खुदकुशी करने की बात सोचने लगे थे। सीबीआई को धमकी भरा ऑडियो मिला। केस के खुलासे में इस ऑडियो ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। राजधानी लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र में बारात ले जाने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लात और घूंसे चले। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आम आदमी पार्टी 124 शहर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज पर कुदेशिया फाटक पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्णा भारद्वाज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस जांच में जुटी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह के हर्ष फायरिंग रोक के बावजूद भी जबरदस्त फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रही महिला को ओवरलोड ट्रक ने लापरवाही के चलते रौंद दिया, जिससे कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर बस ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को रौंद दिया, जिसके चलते मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में मवेशी को बांधने को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया और विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, इसी कड़ी में अंजलि ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। अंजलि सिंह के काम को पूरे प्रदेश में सराहा जा रहा है। हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में महिलाएं क्या नहीं कर सकती, इसी कड़ी में अंजलि ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और प्रदेश में सराहना का विषय भी है। आगरा में 2 नवंबर को हुई अधिवक्ता के पिता की हत्या के मामले में एक तरफ अधिवक्ता महान मुद्रल और अधिवक्ता के साथियों की ओर से पुलिस को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ भोगीपुरा बाजार कमेटी के लोगों ने भी 9 आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर बाजार बंद कर दिया था। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुट गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की रविवार को हुई मुलाकात चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चुनाव से ठीक पहले दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो डिफेंस कॉलोनी स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर गए थे, जिसका पता चलने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने वहां पहुंच गए थे। वहीं कोटद्वार के फतेहपुर इलाके में जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया। वहीं युवक की हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए कोटद्वार रेफर किया गया। पौड़ी के कोटद्वार हाईवे पर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें कि ड्राइवर सहित 2 अन्य यात्री मौजूद थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पौड़ी खाई में गिरा अनियंत्रित। अब कुछ खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी हलचल लगातार चल रहा है। सियासी समीकरण सेट करने के साथ ही सियासी दल गठबंधन की गांठें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद एक बार फिर रालोद के साथ गठबंधन के लिए सियासी दलों ने खींचतान तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव दहलीज पर है। राजनीतिक पार्टियों ने वादों की रैक को सजाना शुरू कर दिया है। वादों की ऐसी बहार जिसमें महबूबा जैसी जनता पर राजनीतिक पार्टियां महबूब बनकर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं और कह रही हैं कि हम आपके लिए नजराने में हुकूमत का यकीन लाए हैं, तोहफा कबूल कीजिए। वादों के अलावा यूपी में सियासी गणित साधने की तैयारी भी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ वेस्ट यूपी की राजनीति के सियासी समीकरण भी बदलने लगे हैं। जाट बिरादरी वेस्ट यूपी में गेम चेंजर की भूमिका में है। सपा और रालोद के गठबंधन की तैयारी में बीजेपी खलल डाल सकती है, लेकिन अब बदले हुए माहौल में रालोद को भी नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। रालोद की चर्चा कांग्रेस से भी चल रही है। भाजपा के सामने वेस्ट यूपी में मजबूती के लिए सपा और रालोद साथ होने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी रालोद के सहारे वेस्ट यूपी में सियासी दांव खेलना चाह रही है। चर्चाएं शुरू हो गई है कि भाजपा किसान आंदोलन को खत्म कर जयंत चौधरी को साधने की तैयारी कर रही है। इस पूरे समीकरण का सियासी गणित है यूपी की 26 जिलों की 136 सीटों पर जाट वोटों का प्रभाव। वेस्ट यूपी में मेरठ मंडल, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली मंडल में 26 जिले आते हैं। यहाँ 136 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। दिल्ली और हरियाणा से सटा बागपत छपरौली विधानसभा रालोद का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर पिछले 84 साल से चौधरी चरण सिंह के परिवार और रालोद का ही दबदबा रहा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत और फिर 20 सितंबर को छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जाट बिरादरी ने अपनी ताकत दिखाई थी।
इसी ताकत के साथ रालोद सपा के आगे झुकने को तैयार नहीं है और दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर खींचातानी मची हुई है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी और रालोद के जयंत चौधरी के बीच मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो सपा बैकफुट पर आ गई।